जय हिंद। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय में। और सुबह जो मैंने क्वेश्चन बताए थे अभी उनका उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने सुबह का वीडियो देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलते हैं उनके उत्तर पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जो आपका वो होगा ये, माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों की कोशिका में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका विभाजन में नियंत्रण का कार्य किस अंगक का है, अंग का है, ये पूछ रहे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा, नाभिक में डीएनए होता है और जो कोशिका के विभाजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है और कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आदान प्रदान करती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो कोशिका के विकास और मरम्मत में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लाइबोसोम का कार्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये, लाइबोसोम कोशिका में अवांछित पदार्थ को नष्ट करता है जो खराब पदार्थ रहते हैं, और इसे कोशिका का स्वच्छ कहा जाता है, कोशिका का स्वच्छ कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो इसका जो उत्तर होगा ये है, श्वसन प्रक्रिया में माइक्रोकांड्रिया ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा एटीपी उत्पादन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका में कौन सा अंग कोशिका के ढांचे और गति में मदद करता है? राइबोसोम, साइटोक्लेन, गाल्जी प्रकरण और माइक्रोकांड्रिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वही होगा, साइटोस्केलेटन कोशिका के आकार को बनाए रखता है और अंगों की गति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका के विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों का विभाजन होता है? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा आपका, एनाफेज में गुणसूत्रों का विभाजन होता है और विपरीत ध्रुवों की ओर खींचे जाते हैं, ठीक है। कौन सा अंग कार्य कोशिका के भीतरी पदार्थ का वितरण करता है? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा, कोशिका प्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड्स का कार्य निर्माण करता है और उन्हें कोशिका के विभिन्न हिस्सों में वितरित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाला निष्क्रिय परिवहन कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, विसरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसके पदार्थ उच्च सांद्रण में निम्न सांद्रण की ओर गति करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस अंग में प्रकाश का संश्लेषण होता है? किस अंग में प्रकाश का संश्लेषण होता है ये पूछ रहे हैं। तो ये उसका उत्तर होगा, क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं, कौन सा अणु कोशिका के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत है? इसका जो सही उत्तर होगा आपका, एटीपी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो कोशिका के कार्यों का संचालित करता है। कौन सा अंग कोशिका में लिपिड्स और प्रोटीन का परिवहन करता है? तो सही उत्तर होगा इसका आपका, गाल्जी उपकरण लिपिड्स और प्रोटीन को संसाधित और पैकेज करके अन्य अंगों तक भेजता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में किस चरण में गुणसूत्र सेंट्रीमियर से जुड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र मध्य में स्थित होते हैं और सेंट्रीमियर से जुड़े होते हैं। 16वां क्वेश्चन, कौन सा अंग कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, लाइबोसोम कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करता है, इससे कोशिका का स्वच्छ कहा जाता है। आगे मैंने क्वेश्चन इसका सेम था, कौन सा अंग कोशिका में डीएनए का भंडारण करता है? नाभिक, माइक्रोकांड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण। इसका सही उत्तर होगा आपका, नाभिक में डीएनए संग्रहित होता है और आनुवांशिक जानकारी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग कोशिका में वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, ठीक है। कौन सा अंग कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, सेंट्रियोल्स कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
है, ठीक है। कौन सा अंग कोशिका के ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का उपयोग करके एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है। दिल में कितने चेंबर होते हैं, तो सही उत्तर होगा आपका 4 चेंबर होते हैं। दिल का मुख्य कार्य क्या है, दिल का मुख्य कार्य रक्त को पंप करना है। दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने वाली संरचना क्या है, दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने वाली संरचना साइनोएंट्रियल नोड है, ठीक है। दिल के दाएं ओर का चेंबर कौन सा होता है, तो दिल के दाएं ओर का चेंबर जो होता है वो होता है आपका दिल का दाहिना एंट्रियम, ठीक है, एट्रियम। दिल का बाया वेंट्रिकल किस प्रकार का रक्त पंप करता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बाया वेंट्रिकल में ऑक्सीजन युक्त पंप रक्त पंप करता है, ठीक है। दिल की धड़कन समान दर पर कितनी होती है, दिल की धड़कन सामान्य दर से कितनी होती है, स्पोर्ट्समैन का नहीं पूछ रहा है। तो दिल की धड़कन का सामान्य दर 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, ठीक है। दिल के 4 चैम्बर में कौन सा चैम्बर ऑक्सीजन रहित रक्त प्रभाव करता है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाहिना आर्टरियम ऑक्सीजन रहित रक्त प्रभाव करता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी का मुख्य कार्य है, कोरोनरी आर्टरी का मुख्य कार्य दिल को रक्त प्रदान करना है, ठीक है। दिल में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। दिल के सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहते हैं। फील्ड हॉकी में प्लांटिक कॉर्नर किस स्थिति में दिया जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा आपका जब रक्षात्मक डी क्षेत्र में के अंदर कोई फाउल करती है, ठीक है। इनसाइड 25 भी होता है लेकिन वो मेजर फाउल पे होता है। दिल में वाल्व का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वाल्व का मुख्य कार्य रक्त के प्रभाव को नियंत्रित करना है, ठीक, कंट्रोल करना है। कौन सा हार्मोन दिल की धड़कन को बढ़ाता है, ये पूछ रहे हैं। तो ये सही उत्तर होगा एंड्रोलाइन हार्मोन दिल की धड़कन को बढ़ाता है। दिल का एक प्रमुख रोग क्या है, तो इसका उत्तर होगा आपका कोरोनरी आर्टरी रोग दिल का एक प्रमुख रोग है, ठीक है। दिल की धड़कन की गति को नापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ये सही उत्तर होगा इसका दिल की धड़कन की गति को बीट्स प्रति मिनट बीपीएम में मापा जाता है, ठीक है। धमनियां में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। धमनियों में रक्त का प्रवाह दिल से शरीर के अन्य अंगों की तरफ जाता है, ठीक है। दिल में मुख्य पंपिंग चैम्बर कौन से होते हैं, तो दिल के प्रमुख चैम्बर कौन से हैं, ये दिल के मुख्य पंपिंग चैम्बर वाया वेंट्रिकल और दाहिना वेंट्रिकल है, ठीक है। दिल का मुख्य पंपिंग चैम्बर बायां वेंट्रिकल और दाहिना वेंट्रिकल है, ठीक है। फेफड़ों की धमनियां प्रणोयार का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका फेफड़ों की धमनियां ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, ठीक है। दिल का तंतु जो धड़कनों को संचालित करता है उसे क्या कहते हैं, दिल का तंतु जिसे धड़कनों को संचालित करता है उसे कार्डियक कंडक्शन कहते हैं, ठीक है, सिस्टम कहते हैं। दिल की धड़कन को रुकने पर किस प्रक्रिया से पुनः प्रारंभ किया जाता है, ये है उत्तर इसका। दिल की धड़कन को रुकने पर कार्डियो रेसिस्टेशन प्रक्रिया से पुनः प्राप्त किया जाता है, जिसमें हार्ट के ऊपर चेस्ट के ऊपर बहुत तेज से दबाया जाता है, बहुत बार दबाया जाता है, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। दिल की धड़कन को सुनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा दिल की धड़कन को सुनने की प्रक्रिया को ऑस्मिटेशन कहते हैं, ठीक है। दिल के कार्य को नियंत्रित करने वाले तंत्र का तंतु का क्या नाम है, दिल के कार्य को नियंत्रित करने वाले तंतु का कौन से होते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा दिल के कार्य को नियंत्रित करने वाले तंत्र का तंत्र स्वायत्त तंत्र का तंत्र होते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एथलेटिक्स में कितने प्रकार की दौड़ होती है, सिंपल क्वेश्चन है। 100 मीटर दौड़ का हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, इन चारों में से पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आधुनिक ओलंपिक खेलों पर यह प्रतियोगिता कब हुई थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एथलेटिक में फिनिशिंग का क्या महत्व है, फिनिशिंग का महत्व समय को बेहतर बनाना, दौड़ने की गति को नियंत्रित करना और धावकों की तकनीक को सुधारना है, ठीक है। लंबी दूरी की दौड़ की कितनी मानक होती है, लंबी दूरी की दौड़ में कितनी दूरी होती है, इन ऑप्शन में 5 किलोमीटर है, ठीक है। एथलेटिक्स में रिले दौड़ के धावकों की संख्या कितनी होती है, तो ये है उत्तर। एथलेटिक्स में रिले दौड़ की धावक 4 होती है।
ठीक है। शॉर्ट पुट में किस वस्तु का, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसमें हैमर थ्रो का वजन, ये है हैमर थ्रो का हैमर वजन 7.26 किलोग्राम। दौड़ में धावकों को कौन सी तकनीक का पालन करना चाहिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, दौड़ में धावकों को उचित श्वास तकनीक का पालन करना चाहिए। ठीक है। उच्च कूद में धावकों को क्या करना चाहिए? ऊंचाई पार करना चाहिए। ठीक है। 400 मीटर दौड़ में कितनी लैप्स होती हैं? एक लैप होगा, 400 मीटर ट्रैक होगा, 200 मीटर ट्रैक होगा, दो लैप होगा। एथलेटिक में स्टीपल चेज की दौड़ क्या विशेषता है? बाधाओं के साथ दौड़ना है। ठीक, इंपॉर्टेंट गेम है ये। कोई भी धावक कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है, यह किस पर निर्भर करता है? शरीर फिटनेस, उम्र पर, वजन पर, उपरोक्त सभी पर। सही उत्तर बताइए इसका। इसका होता है कोई भी धावक कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है या शारीरिक फिटनेस, उम्र, वजन पर निर्भर करता है। ठीक है। शॉर्ट पुट के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग किया जाता है? स्लाइडिंग तकनीक। सही है। दौड़ के समय में सही पोषण का क्या महत्व? ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करना, वजन कम करना, मांसपेशियों को बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य, ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करना। ठीक है। ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी होती है? ओलंपिक, जाहिर सी बात है, इससे बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं है। दौड़, कौन सी दौड़ में धावकों को बिना रोके टोके दौड़ने की अनुमति होती? मैराथन। वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स में क्या अंतर है? वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स में क्या अंतर है? तकनीक, कौशल, शक्ति, त्वरित गति और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स में तकनीक, कौशल, शक्ति और त्वरित गति का अंतर है। ठीक है, उपरोक्त सही हो जाएगा। मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? जनरल क्वेश्चन है, ये कई बार आता है और बहुत लोगों को याद होगा। विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में किस प्रकार का अनुशासन होता है? विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में किस प्रकार का अनुशासन होते हैं? स्प्रिंट, लंबी दूरी, रिले, केवल स्प्रिंट, केवल रिले, केवल लंबी दूरी। तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। एथलेटिक्स में फुटवर्क का क्या महत्व? संतुलित बनाए रखने के लिए। बहुत बढ़िया है। उच्च कूद में कौन सी विधि सबसे सामान्य है? फ्लॉप विधि, स्ट्रल विधि, चांस विधि, वेटक विधि, फ्लॉप्स विधि। 63 उच्च गति में कौन सी मांसपेशियों को नियंत्रित करना? फ्लॉप्स विधि होगा। ठीक, इसमें इसका जो उत्तर होगा आपका ये होगा। ठीक। कौन सा घटक हड्डियों को कठोर मजबूत बनाता है? कैल्शियम, जाहिर सी बात है। फ्रैक्चर किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। ऑस्टियोपोरोसिस किस स्थिति का परिणाम है? पहला ही होगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनका घनत्व में कमी आती है। ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस प्रकार का होता है? आंशिक रूप से टूटी हड्डी जो बच्चों में अधिक पाई जाती है। बिल्कुल सही है। कौन सी कोशिका हड्डियों का निर्माण करती है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, फाइब्रोक्लास्ट और कॉन्ट्रोसाइट। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑस्टियोब्लास्ट हड्डियों का निर्माण करती है। ठीक है। कौन सी कोशिका हड्डियों का टूटना और पुनर्निर्माण करती है? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, तंत्रिका पेशियां, मांसपेशियां। तो सही उत्तर होगा इसका ऑस्टियोक्लास्ट हड्डियों का टूटना और पुनर्निर्माण करती है। ठीक है। स्पाइरल फ्रैक्चर किस प्रकार का होता है? हड्डी में एक घुमावदार दरार, हड्डी का आंशिक टूटना, एक से अधिक स्थानों पर टूटी हड्डी जोड़ से सूजन। स्पाइरल पूछ रहा है जो बुक तरह होता है। ठीक है। तो स्पाइरल फ्रैक्चर में हड्डी में एक घुमावदार दरार होती है और आमतौर पर घुमाकर लगने वाली चोटों से होती है। ठीक है। कंप्रेस फ्रैक्चर किस प्रकार होता है? हड्डी पर दबाव पड़ने से उसका झपटा होना, हड्डी का मुड़ना, हड्डी का घुमावदार होना और हड्डी का जोड़ में दरार पड़ना। तो सही उत्तर होगा इसका कंप्रेस फ्रैक्चर तब होता है जब हड्डी पर दबाव पड़ने से वो चपटी हो जाती है। कंप्रेस पूछ रहा है, कंप्रेस में होता है दबाना। ठीक है। हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? लिगामेंट्स, टेंडन, मांसपेशी उपस्थित। सही उत्तर होगा इसका आपका लिगामेंट। लिगामेंट हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्थिति को दर्शाता है? जोड़ की उपस्थिति के क्षरण, हड्डियों को कमजोर होना, हड्डियों में कैल्शियम कमी, मांसपेशियों में खिंचाव। ऑस्टियो मतलब कि हड्डी का संबंध होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ की उपस्थिति के क्षरण को दर्शाता है। कौन सा फ्रैक्चर हड्डी के कई छोटे टुकड़ों में दर्शाता है? कम्युनिटी फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर और कंप्रेस फ्रैक्चर। तो कम्युनिकेटेड होगा। ठीक है, पहला ही होगा। और फ्रैक्चर के उपचार में प्राथमिक चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है? स्प्लिट, बैंडेज, स्टेरॉइड और एनाबॉलिक
तो ये सही उत्तर होगा इसका आपका फ्रैक्चर के उपरांच में स्प्लिंट का उपयोग किया जाए ताकि हड्डी को स्थिर रखा जा सके, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? हड्डी का त्वचा को छेद कर बाहर आ जाना, हड्डी पूरी तरह से टूट जाना, हड्डी में हल्की दरार आना, हड्डी का एक टुकड़ा हट जाना, सही उत्तर होगा आपका। ओपन फ्रैक्चर में हड्डी का त्वचा को छेद कर बाहर आ जाना होता है। रिब फ्रैक्चर का प्रमुख लक्षण क्या? सांस लेने में दर्द, हड्डी का बाहर निकलना, रक्तस्राव और सूजन। तो सही उत्तर होगा इसका, रिब फ्रैक्चर में सांस लेने में दर्द होता है। हीलिंग प्रक्रिया के दौरान हड्डी को पुनः जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? हीलिंग प्रक्रिया के दौरान हड्डी को पुनः जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? कैलस, उपास्थि, लिगामेंट और मांसपेशी। सही उत्तर होगा आपका। हड्डी में हीलिंग प्रक्रिया के दौरान कैलस का निर्माण होता है जो हड्डी को पुनः जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। हड्डी के जोड़ के आसपास की सूजन को क्या कहा जाता है? गठिया, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और स्प्रेन। तो सही उत्तर होगा इसका आपका, हड्डी के जोड़ के आसपास की सूजन को गठिया कहा जाता है, ठीक है। जब हड्डी अपनी जगह से हट जाती है उसको क्या कहते हैं? डिसलोकेशन। बिल्कुल सिंपल है। फ्रैक्चर का एक्सरे से पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल है, फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी एक्सरे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा पोषक तत्व हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे अधिक आवश्यक? कैल्शियम, विटामिन सी, प्रोटीन और आयरन। कैल्शियम होगा। मानव शरीर में कौन सा ऊतक अंगों और शरीर के हिस्सों को आपस में जोड़ता है? संयोजी तंत्रिका, मांसपेशी, उपकला। बिल्कुल संयोजी जोड़ रहा है। कौन सा ऊतक शरीर की आंतरिक और बाहरी सतहों की सुरक्षा करता है? तो एथिपियल ट्यूब, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू। सही उत्तर होगा आपका। उपकला ऊतक शरीर की आंतरिक और बाहरी सतहों की सुरक्षा प्रदान करता है। नर्वस टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? ऊतक की संरचना प्रदान करना, ऊर्जा का संचय करना, संदेशों का प्रसारण करना, पोषण करना। सही उत्तर होगा आपका। तंत्र का मुख्य कार्य शरीर के संदेशों को प्रसारण करना, ठीक है। मसल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? तो मसल टिश्यू का मुख्य कार्य है आपका मसल मांसपेशी ऊतक शरीर की गति और अन्य गतिविधियों में मदद करता है, ठीक है। कौन सा ऊतक शरीर में रक्त वाहिनियों और अंगों के चारों ओर सुरक्षा और समर्थन प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संयोजी ऊतक अंगों और हृदय वाहकियों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कार्टिलेज किस प्रकार का ऊतक? संयोजी, उपकला, तंत्रिका और मांसपेशी। तो सही उत्तर होगा आपका कार्टिलेज एक प्रकार संयोजी ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी, तंत्रिका, उपकला और मांसपेशी। तो सही उत्तर होगा रक्त एक संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक शरीर की सतहों का संक्रमण और घावों की रक्षा करता है? उपकला, संयोजी, तंत्रिका और मांसपेशी। सही उत्तर होगा आपका उपकला, ठीक है। कोलेजन और इलास्टिक किस ऊतक में पाए जाते हैं? संयोजी, उपकला, तंत्रिका और ऊतक और मांसपेशी। इसका सही उत्तर होगा आपका कोलेजन और इलास्टिक संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं जो इसे लचीलापन और मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। तंत्रिका ऊतक में कौन सी कोशिका प्रमुख होती है? न्यूरॉन्स, मांसपेशी फाइबर, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट। सही उत्तर होगा आपका तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन्स प्रमुख कोशिका है जो संदेशों का प्रसारण करती है, ठीक है, प्रसारण करती है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला, संयोजी, तंत्रिका और मांसपेशी। सही उत्तर होगा तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, ठीक है। मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलता को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? मसल्स, नर्वस, इथिफियल और कनेक्टिव। सही उत्तर बताना आपको। मांसपेशी ऊतक मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलता को नियंत्रित करता है। लिगामेंट और टेंडन किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी, तंत्रिका, मांसपेशी, उपकला। सही उत्तर होगा आपका लिगामेंट और टेंडन संयोजी ऊतक जो हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ते हैं। कौन सा ऊतक शरीर की ग्रंथियों का निर्माण करता है? उपकला, तंत्रिका, मांसपेशी, संयोजी। तो सही उत्तर होगा आपका उपकला ऊतक शरीर की ग्रंथियों का निर्माण करता है। स्मूथ मसल्स किस प्रकार का मांसपेशी ऊतक है? स्वैच्छिक, अनैच्छिक, अधूरे रूप से स्वैच्छिक और अस्थायी। सही उत्तर होगा आपका स्मूथ मसल स्वैच्छिक मांसपेशी ऊतक जो आंतरिक अंगों की गति और को नियंत्रित करता है। कौन सा ऊतक शरीर की स्थिरता और लचीलापन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? संयोजी, उपकला, तंत्रिका और मांसपेशी। तो सही उत्तर होगा आपका संयोजी ऊतक शरीर की स्थिरता और लचीलापन प्रदान करने में सहायक है। अस्थियों का निर्माण करने वाला ऊतक क्या है? कॉन्ड्रोसाइट, न्यूरॉन्स, ऑस्टियोब्लास्ट और मांसपेशी। सही उत्तर होगा आपका ऑस्टियो का निर्माण करने वाला ऑस्टियोब्लास्ट ऊतक द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन सा ऊतक घाव भरने में मदद करता है? संयोजी, तंत्रिका, उपकला, मांसपेशी। सही उत्तर होगा बिल्कुल इसका संयोजी ऊतक शरीर में घाव भरने का। कौन सा ऊतक त्वचा के बाहरी परत का निर्माण करता है? उपकला, तंत्रिका, मांसपेशी, संयोजी। सही उत्तर होगा आपका उपकला, ठीक है, उपकला ऊतक, ठीक है।
हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हड्डियों को मजबूत और कठोर बनाने वाला प्रमुख घटक कौन सा? कैल्शियम, प्रोटीन, कोलेजन और इलास्टिक। सही उत्तर होगा आपका कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने वाला एक कठोर बनाता है, मजबूत और कठोर बनाता है। ठीक है, खेल प्रशिक्षण चलते हैं, 106वां चलते हैं। खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, शारीरिक क्षमता का विकास करना। खिलाड़ियों की सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी है? एंडोरेंस ट्रेनिंग। स्प्रिंट के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक है? स्पीड ट्रेनिंग। खिलाड़ियों की मांसपेशी मजबूत बनाने के लिए कौन सा प्रशिक्षण उपयुक्त है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का कौन सिद्धांत खिलाड़ियों को व्यक्तिगत अंतर समान देता है? तो पहला ही होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, प्रशिक्षण में अधिभार का क्या मतलब है? भार को धीरे धीरे बढ़ाना। खिलाड़ियों में मानसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? मानसिक पूछ रहा है, ध्यान और आत्मनियंत्रण। लचीलापन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लचीलापन पूरा जॉइंट से संबंधित है, जोड़ की गति का सीमा बढ़ाना। प्रशिक्षण में पुनरावृत्ति का महत्व क्या है? प्रशिक्षण में शरीर को आराम देने सुधार करना। खिलाड़ियों की विशिष्टता के अनुसार परीक्षण देने का कौन सा सिद्धांत है? विशिष्टता का सिद्धांत। खेल प्रशिक्षण में विविधता का सिद्धांत का क्या महत्व है? प्रशिक्षण बदलाव लाकर उबास बचाना। सही है। खिलाड़ियों प्रदर्शन के दौरान कौन सा आहार आवश्यक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पावर। ये है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार। प्रशिक्षण में सहन शक्ति के कौन से प्रकार हो? तो समान, विशिष्ट सहन शक्ति, केवल समान, केवल विशिष्ट, केवल मानसिक। सही उत्तर होगा समान और विशिष्ट सहन शक्ति। खिलाड़ियों में मांसपेशी शक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका? वेट ट्रेनिंग। शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए न्यूनतम कितने दिन का? 3 से 4। प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार का व्यायाम से चोट की संभावना सबसे कम होती है? वार्म अप एंड कूल डाउन। खेल प्रशिक्षण में लचीलापन का क्या महत्व? चोट से बचाव, ताकत बढ़ाना, गति में सुधार और सहन शक्ति में सुधार। चोट से बचाव। किस प्रकार का प्रशिक्षण तेज गति में सुधार करता है? स्पीड ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण में ओवर ट्रेनिंग का क्या परिणाम? शारीरिक और मानसिक थकान, फिटनेस सुधार, बेहतर लंबी दूरी का सुधार। शारीरिक और मानसिक थकान। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है ये, खेल प्रशिक्षण में पुनः प्राप्ति का क्या उद्देश्य है? शरीर को पुनः ऊर्जा प्राप्ति करना। ठीक है, तो यही उत्तर सही होगा इसका। तो इस तरह आपके 125 क्वेश्चन के आंसर हो गए। उम्मीद करता हूं कि मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।